हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और इस क्लास का वेट आप काफ़ी टाइम से कर रहे थे। तो आज की इस क्लास में हम सिंथेसिस कवर करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो कि काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता और जब आप बुक्स खोलते हो तो उसमें भी वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर नहीं किया था। इवन बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे भी आप चले जाओ तो वहाँ पे भी इनके सोल्यूशन जो है वो सही नहीं दिए जाते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन सही नहीं रहता है या फिर जो समझाने का तरीका होता है वो बहुत क्लियर नहीं होता है। लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझाने वाला हूँ उस टॉपिक को कि अगर आपने अपना होमवर्क किया है, इस टॉपिक से पहले कुछ होमवर्क है, अगर आपने वो होमवर्क किया है तो ये टॉपिक आग लगा देने वाला टॉपिक होगा और ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने नहीं किया है तो अभी इस क्लास को रोक दीजिए, आप इस क्लास को मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है आपको इस क्लास को करने से। आप चले जाइए प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट में बेसिक इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट से नॉन फाइनाइट वर्ब, कंजंक्शन एंड क्लॉजेज, प्रेपोजिशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये कुछ 3-4 क्लासेज हैं जिनको आप कवर कीजिए, पूरे अच्छे से समझिए और फिर आप इस क्लास में आइए। तब आप इस क्लास को पूरी तरह से एंजॉय कर पाएंगे और इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डीन सर एकेडमी पे। ठीक है, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको मिल जाएगा। एक आग सी लगी हुई दिख रही है इस क्लास में, तो ये आग आपको तभी दिखेगी जब आपने ये सारे क्लासेस कवर किए होंगे। अगर आपने ये क्लासेस नहीं कवर किए हैं तो ये आग आपको जला देगी। अगर आपने ये सारे क्लासेस कवर किए हैं तो ये आग जो है आपके अंदर और आग भर देगी इस टॉपिक को लेकर, इस कॉन्सेप्ट को लेकर। सिंथेसिस की डेफिनेशन को समझते हैं पहले। सिंथेसिस मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। तो डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपको ये कहा जाएगा कि आपके पास 2 सिंपल सेंटेंसेस हैं और इनको आप या तो सिंपल में बदलिए या कंपाउंड में बदलिए या कॉम्प्लेक्स में बदलिए, यही आपसे कहा जाएगा। आई मीन टू से कि आपके पास 2 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, ये सेंटेंस नंबर 1 होगा, ये सेंटेंस नंबर 2 होगा और आपसे कहा जाएगा कि इन दोनों को चेंज करके या तो सिंपल में बनाइए, इसको सिंपल सेंटेंस हमको करके दिखाइए, या तो कंपाउंड में बनाइए और या तो कॉम्प्लेक्स में बनाइए। यही 3 आपको कहा जाएगा सेंटेंस को करने के लिए। अब बात आती है कि ये पता कैसे चलेगा कि ये सिंपल है, कंपाउंड है और कॉम्प्लेक्स है। तो बात वहीं पे आ जाती है कि आपने पहले की क्लासेस की हैं कि नहीं की होंगी, तो आसानी से समझोगे, नहीं की होगी तो दिक्कत होगी। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं सेंटेंस में, इन पे डिपेंड करता है कि फाइनाइट वर्ब कितने हैं, 1 है या 2 या 2 से ज़्यादा है। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा है। अगर एक फाइनाइट वर्ब है किसी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस हमेशा कैसा सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस। ध्यान रखिएगा, अगर किसी सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब है तो वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होगा, इसमें कोई डाउट होने वाली बात नहीं है। अगर किसी सेंटेंस में 2 फाइनाइट वर्ब है तो फिर वो डिपेंड करता है कंजंक्शन पे। ठीक है, अगर 2 फाइनाइट वर्ब है तो या तो वो कंपाउंड होगा और या तो वो कॉम्प्लेक्स होगा। मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर 2 फाइनाइट वर्ब है तो उनको जोड़ा जाएगा। जब भी 2 फाइनाइट वर्ब्स होंगी तो उनको कंजंक्शन के थ्रू जोड़ा जाएगा और जब 2 फाइनाइट वर्ब को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ा जाएगा तो वो बन जाएगा कंपाउंड और जब भी 2 फाइनाइट वर्ब को सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ा जाएगा तो वो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। बहुत ही सरल शब्दों में, इतने आसान शब्दों में मैं समझाऊंगा। अगर ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं आपको पहले की क्लासेस में, इसीलिए काफी टाइम लगा इस टॉपिक के लिए, मुझे काफी दिमाग खर्च करना पड़ा। ये क्लास हुई ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे या 35 मिनट की, लेकिन इस आधे घंटे के लिए मुझे 30 से ज़्यादा दिन लग गए इस क्लास को डिज़ाइन करने में कि वो किस तरीके से मैं डिज़ाइन करूं कि ऑनलाइन में जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊं तो बच्चे को हर बात समझ में आ जाए। ऑफलाइन में बड़ा आसान है, बच्चा मेरे सामने बैठे वो कुछ भी पूछ देगा, मैं कुछ भी समझा दूंगा, लेकिन ऑनलाइन में किस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से बताई जा चुकी हैं। एक बार फिर सुनिएगा, फाइनाइट वर्ब्स कितनी होंगी, या तो 1 होंगी सेंटेंस में या 2 होंगी, 2 से ज़्यादा होंगी। अगर एक फाइनाइट वर्ब है तो वो कंफर्म है कि वो सिंपल सेंटेंस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर 2 या 2 से ज्यादा फाइनाइट वर्ब्स हैं तो उनको जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए होगा। कंजंक्शन क्या करता है, जोड़ता है क्लॉजेस को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को। तो 2 या 2 से ज्यादा फाइनाइट वर्ब्स, और अगर 2 से ज्यादा फाइनाइट वर्ब है तो यानी कि इसमें 2 क्लॉजेज हैं, 2 या 2 से ज्यादा क्लॉजेज हैं। ध्यान रखिएगा, 2 या 2 से ज्यादा क्लॉजेज हैं। अगर एक फाइनाइट वर्ब है तो इसका मतलब ये सिंगल क्लॉज वाली सेंटेंस है। इसका मतलब ये क्या हो गया, सिंगल क्लॉज वाली सेंटेंस है। सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब, सिंगल क्लॉज वाली सेंटेंस। सेंटेंस में 2 या 2 से ज्यादा फाइनाइट वर्ब्स तो डबल क्लॉजेज वाली सेंटेंस। 2 क्लॉजेज हैं, उसमें 3 क्लॉजेज हैं। तो जब 2 क्लॉजेज होंगी तो एक कंजंक्शन चाहिए होगा। वो कंजंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अगर कोऑर्डिनेट है तो कंपाउंड और सबऑर्डिनेट है तो
कॉम्प्लेक्स। पूरी बात क्लियर, खत्म हो गया आपका सिंथेसिस। अब आते हैं प्रैक्टिस पे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं सिंपल सेंटेंस के ऊपर, ठीक है। आज की जो क्लास होगी वो सिंपल सेंटेंस के ऊपर होगी, और जब ये क्लास आप समझ लोगे, सिंपल सेंटेंस वाली क्लास आप समझ लोगे, तो फिर कोई आपको दिक्कत रह ही नहीं जाएगी, ठीक है। जो ये सिंपल सेंटेंस की क्लास है, इसको जब आप क्लियर कर लोगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। आप बहुत ही आसानी से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हुए चले जाओगे। तो जैसा मैंने आपसे कहा था, पहला क्वेश्चन है सी हर्ड द न्यूज सी फेंटेड, फुल स्टॉप है, 2 फुल स्टॉप। पहले सेंटेंस में मैं पूरी बात एक बार बोल दे रहा हूं, जितनी बातें मेरे अंदर भरी हुई है आपको बताने के लिए। सर यहाँ पे जो हर्ड है ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सी फेंटेड ये भी V2 है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और सही मायने में ये अपने आप में सिंगल क्लॉज वाली सेंटेंस है, और ये एक सिंपल सेंटेंस है। सी फेंटेड अपने आप में सिंगल क्लॉज वाली सेंटेंस है, क्योंकि एक ही फाइनाइट वर्ब, एक ही मेन वर्ब है, जो मेन वर्ब है वही फाइनाइट वर्ब है। तो ये भी कैसी सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस। अब इन दोनों को मिक्स करके हमको क्या बनाना है? इनको भी मिक्स करके बना देना है सिंपल सेंटेंस। तो जो सबसे आसान सा तरीका आपके दिमाग में आएगा कि चलो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो इसमें हम एंड लगा देते हैं और जुड़ जाएगा। जब बच्चे को कुछ नहीं आएगा तो क्या कहेगा? वो कहेगा सी हर्ड द न्यूज एंड सी फेंटेड। बिल्कुल गलत नहीं है, एकदम सही है। सी हर्ड द न्यूज एंड सी फेंटेड, और वो बेहोश हो गई। लेकिन जैसे ही आपने एंड लगाया तो वो कंजंक्शन हो गया और 2 क्लॉजेस को जोड़ रहा है, और वो पूरी जो 2 सेंटेंसेस थी अब एक सिंगल सेंटेंस बन गई। जितना फुल स्टॉप उतना सेंटेंस। तो सी हर्ड द न्यूज एंड सी फेंटेड, तो एक फुल स्टॉप लगाया, ये पूरा एक सेंटेंस बन गया। एंड कंजंक्शन हो गया बेटा, एंड एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज बन गई और ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अभी आपको बताया कि अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ोगे तो कौन सा हो जाएगा सेंटेंस? कंपाउंड। आप इसी को कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ठीक है, व्हेन से जोड़ देना है। व्हेन सी हर्ड द न्यूज सी फेंटेड, जब उसने न्यूज सुना वो बेहोश हो गई। तो अगेन फिर से आपने व्हेन कंजंक्शन लगा दिया। व्हेन एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ोगे तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। हमें इसको सिंपल बनाना है। तो बहुत सीधी सी बात है कि अगर हमारे पास 2 फाइनाइट वर्ब हैं और हमको उसको सिंपल बनाना है, तो इसका मतलब हमको कितनी फाइनाइट वर्ब चाहिए होगी? एक फाइनाइट वर्ब, और उसको किस में ले आना होगा? सिंगल क्लॉज में। इतनी बातें मेरे अंदर भरी हुई थी और मैं आपसे कहना चाह रहा था। अब हमें यह दिमाग लगाना है कि कैसे इसको सिंगल क्लॉज वाली सेंटेंस में ले आए। तो ये जब आपने वो सारी क्लासेस की होंगी तो जल्दी से जल्दी समझ पाओगे। कुछ तरीके हैं जिन तरीकों को आप देखते चले जाओगे तो आपको समझ में आते चला जाएगा। भाई वो बेहोश कब हुई होगी? जब उसने न्यूज को सुना, ठीक। तो पार्टिसिपल फ्रेज यूज कीजिए। अब ये टर्म्स मैं यूज करूंगा तब आप समझ जाओगे तुरंत। पार्टिसिपल फ्रेज, प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला। ऑन हियरिंग द न्यूज, ऑन हियरिंग द न्यूज, न्यूज सुनकर सी फेंटेड, वो बेहोश हो गई। न्यूज सुनकर वो बेहोश हो गई। अब कोई कहेगा सर मुझे इसमें जरा फाइनाइट वर्ब दिखाइए, तो मैं कहूंगा देखो एक ही फाइनाइट वर्ब है, और वो है ये V2, जो कि यही क्या है? हमारी फाइनाइट वर्ब। अगर कोई कहेगा मुझे सर इसमें फाइनाइट वर्ब दिखाइए, तो मैं कहूंगा इसमें यही जो V2 दिख रहा है यही आपका क्या है? फाइनाइट वर्ब। और सर ये क्या है? ये पार्टिसिपल फ्रेज है, और पार्टिसिपल फ्रेज क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो सिंगल फाइनाइट वर्ब, सिंगल क्लॉज, सिंपल सेंटेंस बन गया ये आपका। अगर ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो बस अब आप सारी चीजें समझते चले जाओगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज वेरी पुअर ही कैन नॉट बाई ए स्कूटर। वो बहुत गरीब है और वो स्कूटर नहीं खरीद सकता। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक और क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। एक कॉन्सेप्ट ही है, समझ लीजिए, जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ही इज टू वीक टू वॉक। आइए इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ही इज टू वीक टू वॉक, ये समझ लेंगे तो ये भी बड़ा काम का है। बहुत बार ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपको काम आएगा और सिंथेसिस में भी काम आएगा। ये जो टू है ये एडवर्ब है, और वीक जो है ये एडजेक्टिव है, और ये 2 + V1 ये नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी कि इन्फिनिटिव जिसको आप बोलते हो, है ना, नॉन फाइनाइट वर्ब में। ही इज टू वीक टू वॉक। जब इसको ट्रांसफॉर्म करते हो तो इसका मीनिंग निकलता है, क्योंकि निगेटिव सेंस के लिए टू लगाया जाता है। ही इज सो वीक, ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट वॉक। वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। जब भी ऐसा लिखा होगा ही इज टू वीक टू वॉक, तो इसका मतलब हो गया ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट वॉक। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि ये जो 2.2 होता है इसको चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ये सो डॉट डैट में चेंज होता है निगेटिव क्लॉज के साथ। सो डॉट डैट में निगेटिव क्लॉज के साथ। ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट वॉक। ये बात समझ में आ गई।
अगर ये बात समझ में आ गई तो वापस इसी जगह पे आते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ही इज वेरी पुअर ही कैन नॉट बाई ए स्कूटर। वो बहुत गरीब है और वो स्कूटर नहीं खरीद सकता। तो इसका मतलब वो इतना गरीब है कि वो स्कूटर नहीं खरीद सकता। तो आप इसको चेंज करोगे, ही इज टू पुअर, ही इज टू पुअर टू बाई अ स्कूटर। वह इतना गरीब है कि स्कूटर नहीं खरीद सकता। ही इज टू पुअर टू बाई अ स्कूटर। तो अब बन गया ही सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर। तो आप ये चेंज करके इसमें मीनिंग लेते आओगे। और जब भी सिंथेसिस में चेंज करोगे तो उसकी मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए, मीनिंग वही होनी चाहिए। तो बन गया ही इज टू पुअर टू बाई अ स्कूटर। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ पैटर्न्स हैं जो फॉलो करते हुए आपको दिखेंगे कि जब भी इस तरह के आपको सिर्फ दिमाग ये लगाना है कि मुझे फाइनाइट वर्ब हटानी है। दो फाइनाइट वर्ब है, देखिए ही इज वेरी पुअर में एक फाइनाइट वर्ब यहाँ पे है, ही कैन नॉट बाई में बाई फाइनाइट वर्ब यहाँ पे है। अब जब मैंने इसको चेंज किया तो अब एक ही फाइनाइट वर्ब है हीज। अगर आप बाई को समझ रहे हो फाइनाइट है तो नहीं, मैंने इसको नॉन फाइनाइट बदल दिया 2 + V1। और जैसे ही नॉन फाइनाइट बना सिंगल फाइनाइट वर्ब, सिंगल क्लॉज का मतलब हो गया सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट देखो, साधना इज वेरी वीक शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। अगेन आप समझ गए होंगे। अब जैसे ही मुझे पता चला वो बहुत कमजोर है और वो सही से चल नहीं सकती है, तो मुझे पता है अगर इसको सिंपल में बदलना है तो मुझे एक फाइनाइट वर्ब करना है और मैं लिख दूंगा साधना इज टू वीक, सेम सेंटेंस जो आपको पता है, टू वॉक प्रॉपरली। बन गया साधना इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। फाइनाइट वर्ब इज हो गया, जो वॉक था उसको मैंने नॉन फाइनाइट बदल दिया 2 + V1 इंफिनिटिव। ही हैज फेल्ड मेनी टाइम्स। अब नया सेंटेंस मिला आपको, he has failed many times he still hopes to succeed। अभी भी वो उम्मीद करता है कि वो सफल होगा। अब देखो यहाँ पे एक फाइनाइट वर्ब हैज फेल्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में he hopes, तो होप्स आपका फाइनाइट वर्ब है। अब मुझे इन दोनों को चेंज करके एक सिंगल फाइनाइट वर्ब यानी कि सिंगल क्लॉज वाली सेंटेंस बनाना है। तो एक प्रीपोजिशन आपको बताया था इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। आप देखो यहाँ पे कंट्रास्ट दिखाना है। अगर आप ऐसे कह दोगे he has failed many times, है ना, तो इसको ऑल्दो से जोड़ दो, ऑल्दो से, ऑल्दो ही हैज फेल्ड मेनी टाइम्स ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। जब ऐसा जोड़ दोगे तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा क्योंकि ऑल्दो एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इसी बात को आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, ही हैज फेल्ड मेनी टाइम्स बट ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। आपको दिख रहा होगा कि कंजंक्शन बट लगा दोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन जैसे ही बट कंजंक्शन लगाओगे तो बट एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो यही सेंटेंस आपका किसमें चला जाएगा, कंपाउंड में। हमें इसको किसमें बदलना है, सिंपल में। सिंपल में बदलने का एक तरीका है, इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन लगा दो, इन स्पाइट ऑफ बीइंग फेल्ड मेनी टाइम्स और हैविंग फेल्ड मेनी टाइम्स he still hopes to succeed। अब ये कैसे सही हो गया जरा ये समझते हैं। डबल ई वहां पे, सर इन स्पाइट ऑफ लगाया तो ये क्या हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया। जब ये प्रीपोजिशन हो गया तो इसके बाद ये जो भी है इसका ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, तो सिंगल क्लॉज वाली सेंटेंस हो गई। होप्स ही हमारी मेन वर्ब है और कहीं मेन वर्ब है ही नहीं, यहाँ देखो कोई मेन वर्ब नहीं है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा इन स्पाइट ऑफ हैविंग फेल्ड मेनी टाइम्स, कई बार फेल होने के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ का मतलब ये होता है के बावजूद। जब आपको कंट्रास्ट दिखाना हो और सिंपल सेंटेंस बदलना हो तो आप इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का यूज कीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही रन्स वेरी फास्ट ही विल विन द रेस। अगेन यहाँ पे एक रन्स मेन वर्ब है और विन द रेस में विन मेन वर्ब है, तो दो क्लॉजेज हैं। अगर आप ये लिख दोगे he runs very fast so he will win the race, so लगाया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कंपाउंड हो जाएगा। आप लिख देते हो he will win the race because he runs very fast, क्योंकि वो बहुत तेज दौड़ता है, तो because लगाओगे तो because भी एक कंजंक्शन है, तो because सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। हमें चाहिए सिंपल में। अब दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग को खोलना पड़ेगा यहाँ पे कि हम इसको कैसे सिंपल में बदलें। तो आप लिख सकते हो he will win the race, he will win the race, वो रेस जीतेगा, क्यों, बिकॉज ऑफ हिज फास्ट रनिंग, अपने तेज दौड़ने के कारण, बिकॉज ऑफ हिज फास्ट रनिंग। अब आप कहोगे सर बिकॉज ऑफ कंजंक्शन नहीं है, नहीं, अब ये बिकॉज नहीं है, अब की बार ये बिकॉज नहीं है, अब है ये बिकॉज ऑफ, अब है ये बिकॉज ऑफ। और बिकॉज ऑफ क्या काम करता है, प्रीपोजिशन का। जैसे प्रीपोजिशन लगाया, देखो जो रन था ये ही रन्स जो था उसको मैंने नाउन फॉर्म में चेंज कर दिया, रनिंग, रन को नाउन फॉर्म में चेंज कर दिया, रनिंग।
सो ही विल विन द रेस, वो रेस जीतेगा बिकॉज ऑफ हिज फास्ट रनिंग, अपने तेज दौड़ने के कारण। तो हमारे पास एक ही क्लॉज है और वो है ही विल विन द रेस। नेक्स्ट देखो, अब बहुत आसानी से धीरे धीरे समझते हुए चले जाओगे, बस ध्यान से समझते रहना केवल। आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड। मैं अपने दोस्त से मिला, मेट मेन वो फाइनाइट वर्ब, द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड, वॉज फाइनाइट वर्ब। अनएक्सपेक्टेड क्या था? मीटिंग, मेरा उससे मिलना। मिलना क्या है? वर्ब। अगर कोई चीज वर्ब के बारे में बताएगी तो क्या हो जाएगी? एडवर्ब। तो एक तरीका ये है इसको चेंज करने का कि आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, इन द ट्रेन अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली। तो जैसे ही आपने जो द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड था, इस क्लॉज को एडवर्ब बना दिया। क्या बना दिया? एडवर्ब। किसके बारे में बता रहा है? मेट के बारे में। मेट, मेट क्या है? वर्ब। वर्ब के बारे में बताया तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब। आई मेट माई फ्रेंड अनएक्सपेक्टेडली इन द ट्रेन, आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन अनएक्सपेक्टेडली, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उससे मिलूंगा। तो वो जो क्लॉज थी उसको आपने एडवर्ब में बदल दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तो ये रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। अभी 10 से 12 सेंटेंसेस लगेंगे, लेकिन ये पूरी क्लास खत्म होने के बाद ही आप ये डिसाइड कीजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं। जब ये आज की पूरी क्लास खत्म हो जाएगी तब आप जाइएगा, जितने सिंपल सेंटेंसेस मिलेंगे जितने, आप उनको कीजिएगा। हो सकता है कि अभी आप थोड़े परेशान हो रहे हो कि सर ये क्या चल रहा है, अभी तो इतनी मैंने क्लासेस की, सारा होमवर्क किया, फिर भी मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, पेशेंस, और पूरी क्लास खत्म हो जाने दीजिए। जब पूरी क्लास खत्म हो जाए फिर आप सिंपल सेंटेंसेस लेकर बैठिएगा, और आपसे न लगे तब आप कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट कीजिएगा। सी वेंट टू पार्लर, सी वेंट फ्रिक्वेंटली, वो पार्लर गई थी, और कैसे जाती है? वो फ्रिक्वेंटली जाती है। सी वेंट पार्लर फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली। तो अगर आप देखो तो ये फ्रिक्वेंटली किसके बारे में बता रहा है? वेंट के बारे में। बस जोड़ दो, सी वेंट टू पार्लर फ्रिक्वेंटली। तो कुल मिला के हमें ये क्लियर हो रहा है कि जितनी भी ये जो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, अलग अलग क्लॉजेज हैं, उनको एक सिंगल क्लॉज में चेंज करना है, और बस ये देखना है कि जो दूसरी क्लॉज है या जो दूसरा सेंटेंस है उसको कैसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब में ला दें तब हो जाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज मिला दें तब हो जाएगा, या कहीं एडवर्ब बना दें तब हो जाएगा, या कुछ और तरीके हैं जो आपको अभी धीरे धीरे पता चल जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, आई हैव नो मनी दैट आई कैन स्पेयर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दैट भी एक कंजंक्शन है, और कौन सा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो ये कौन सी क्लॉज होगी? सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी तो ये पूरा सेंटेंस कौन सा बन गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमें क्या करना है? इसको सिंपल में बदलना है। तो आप इसी को लिखो, आई हैव नो मनी, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। किस चीज के लिए? खर्च करने के लिए, टू स्पेयर। आपको एक बात बता दूं कि इन्फिनेटिव का रोल होता है पर्पस बताना। आई एम हियर टू टीच यू, तो मेरा पर्पस है पढ़ाना। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, तो टू प्ले आपका क्या बता रहा है? पर्पस, कि मैं खेलना चाहता हूं। रवि वर्कड हार्ड, ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। अब देखो आपको धीरे धीरे थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाएगा। मेहनत किया रवि ने, रवि वर्कड हार्ड, लेकिन वो पास नहीं हो सका, पास नहीं हो सका, अच्छे मार्क्स नहीं पा सका। अगर आप ऐसे लिख देते हो, ऑल्दो रवि वर्कड हार्ड, हालांकि रवि ने मेहनत की, ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। तो जैसे ही ऑल्दो लगाओगे तो ऑल्दो एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ये बन जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। अगर आप ऐसे लिख देते हो, रवि वर्कड हार्ड बट ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, अगर बट लगाते हो तो बट एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जुड़ तो जाएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन ये कंपाउंड सेंटेंस, हमें इसको सिंपल में बदलना है। तो हमें एक क्लॉज को नॉन फाइनाइट बनाना पड़ेगा। प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाइए, इन स्पाइट ऑफ, या तो इन स्पाइट ऑफ लिखिए, या लिखिए डिस्पाइट, या लिखिए डिस्पाइट। डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ मत लगाइएगा। सो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, मेहनत करने के बावजूद रवि कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, रवि कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, रवि अच्छे नंबर नहीं पा सका। मैं लिख दे रहा हूं, तो बाद में जब पीडीएफ मिलेगी तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। एक मिनट, अच्छे मेहनत करने के बावजूद रवि कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। अब समझ में आ गया? इन स्पाइट ऑफ, जैसे इन स्पाइट ऑफ लगाया तो इन स्पाइट ऑफ क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो ये जो प्रीपोजिशन के बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन है, एक्चुअल में ये तो जिरंड है, ये तो नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई।
आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया है उसमें कि अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आती है तो उसको नाउन बनाना पड़ेगा। और वर्ब को नाउन कैसे बनाओगे? वर्ब के एनजी फॉर्म। वर्ब के एनजी फॉर्म जब नाउन का काम करेगी तो इसको क्या बोलते हैं? जीरंड। ठीक है, तो वही देखो, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, तो वर्किंग वर्ब नहीं है, ये एक जीरंड का काम कर रहा है। मेहनत करने के बावजूद रवि अच्छे नंबर नहीं पा सका। रीता फाउंड हर पेन, द पेन वॉज लॉस्ट। कौन सा पेन? जो पेन खो चुका था। कौन सा पेन? जो पेन खो चुका था। तो आप लिखिए रीता फाउंड हर लॉस्ट पेन। खत्म, एक ही सेंटेंस में बन गया, फाउंड सिंपल सेंटेंस हो गया। हम सारे सेंटेंसेस को सिंपल में ही चेंज करने वाले हैं और कुछ नहीं करने वाले हैं आज की क्लास में, खाली हम सिंपल सेंटेंसेस कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द थीफ वॉज कॉट, द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन। अब यहाँ पे एक नए तरीके का आप देखोगे कि यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं नया तरीका, और वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिएगा जरा कैसे यूज किया जा रहा है। द थीफ वॉज कॉट, द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन। तो चोर पकड़ा गया, उसके बाद ही गई होगी पुलिस। तो आपको बताया था परफेक्ट पार्टिसिपल में कि हैविंग कंप्लीटेड माय वर्क, अपना काम पूरा करने के बाद मैं मार्केट गया, आई वेंट टू मार्केट। हैविंग बीन वॉर्न, वॉर्न किए जाने के बाद, अगर पैसिव बोलना है तो हैविंग प्लस बीन प्लस V3 लगाइए, एक्टिव बोलना है तो हैविंग प्लस V3 लगाइए। यहां पे हमें पैसिव का स्ट्रक्चर देना है। थीफ को पकड़वाए जाने के बाद पुलिस रिटर्न गई थी, तो आप लिखिए द थीफ हैविंग बीन कॉट, द थीफ हैविंग बीन कॉट, द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन, रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन। ठीक है, द थीफ हैविंग बीन कॉट, द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन। आप एक और तरीके से यूज कर सकते थे, हैविंग कॉट द थीफ, हैविंग कॉट द थीफ, इसी बात को लिख सकते थे हैविंग कॉट द थीफ। बस अंतर ये है कि इसको बोलते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, जब अगर आप हैविंग को बाद में लिखोगे नाउन या किसी नाउन फ्रेज के बाद, लेकिन अगर डायरेक्ट हैविंग कॉट द थीफ लिखते तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता। ये भी पार्टिसिपल फ्रेज ही है, ये पार्टिसिपल फ्रेज है और उसका पैसिव वर्ब है हैविंग बीन प्लस V3। लेकिन जब ये नाउन या नाउन फ्रेज के बाद लिखा जाता है तो इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। ये एक नाम है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो प्रोसेस समझ में आना चाहिए। नाम है, 2-3 बार सुनोगे तो समझ में आने लगेगा। टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट, ही रोट द गीतांजलि। अब देखना जरा, टैगोर a great poet wrote the गीतांजलि। तो जब भी कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हो नाउन के बारे में, टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो। इसको बोलते हैं केस इन एपोजिशन। केस इन एपोजिशन, नाउन का केस इन एपोजिशन होता है। तो ये कुछ तरीके हैं सिंपल सेंटेंस में बदलने के लिए, 7-8 तरीके होते हैं जो आप समझ जाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि मैं सेंटेंस की उस सिचुएशन में जाके देख रहा हूँ कि हाँ इस सेंटेंस में मुझे कंट्रास्ट दिखाना है तो इन स्पाइट ऑफ लगा दो। मुझे इस सेंटेंस में दिख रहा है 2 एक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, हियरिंग द न्यूज सी फेंटेड, तो फिर इसका मतलब है जैसे ही उसने न्यूज सुना होगा वो बेहोश हुई होगी, तो वहां मैं पार्टिसिपल फ्रेज लगा दूंगा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एडवर्ब जो है इसको क्वालिफाई कर रहा है वर्ब को, तो मैं वहां पे उसको एडवर्ब बना दूंगा। इसी तरह से परफेक्ट पार्टिसिपल जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, मुझे किसी भी तरह से जो 2 क्लॉजेस वाली सेंटेंसेस हैं, 2 सिंपल सेंटेंसेस है, उसमें से एक सिंपल सेंटेंस को नॉन फाइनाइट बनाना पड़ेगा, तभी तो मेरी सिंगल क्लॉज वाली सेंटेंस हो पाएगी। ही वॉज इल, ही वेंट टू स्कूल। देखो अब ये समझने लगे होंगे, ही वॉज इल, ही वेंट टू स्कूल, वो बीमार था लेकिन स्कूल गया। तो जैसे ही बट लगाओगे, बट एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कंपाउंड बन जाएगा। जैसे ही ऑल्दो लगाओगे या बिकॉज लगाओगे, ऑल्दो लगाओगे, ऑल्दो ही वाज इल ही वेंट टू स्कूल, तो भी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ऑल्दो एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो आप इसको लिखो इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। अब एक बात बताता हूं और जो कुछ लोगों के दिमाग में शायद आ रहा हो कि सर यहाँ पे बीइंग क्यों आया। ये जो वॉज है, वॉज ये बी की फॉर्म होती है, बी इज एम आर, वॉज वर, बीइंग और बीइंग, ये भी मैंने बेसिक इंग्लिश ग्रामर की पहली क्लास में बताया है, अगर आपने किया हो तो वॉज को जब आईएनजी फॉर्म में चाहिए होगा तो वॉज का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, बीमार होने के बावजूद, ठीक है, बीमार होने के बावजूद ही वेंट टू स्कूल, ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये ध्यान रखिएगा
कि इन स्पाइट ऑफ को एक साथ मत लिखिएगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही वेंट टू स्कूल, या इसी को लिख सकते हो डिस्पाइट बीइंग इल, बीमार होने के बावजूद ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। शी इज वेरी क्लेवर एंड नोबडी कैन बी फूल हर, वो बहुत चालाक है और कोई भी उसको बेवकूफ नहीं बना सकता। तो लिखोगे शी इज टू क्लेवर, वो इतनी चालाक है कि उसको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। देखिए अभी जो सेंटेंस थोड़ी देर पहले हमने किया था, एक आपको दिखाता हूं, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो ये बताइए वॉक करने का काम कौन कर रहा है? ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, तो ये एक्टिव है, ही कैन नॉट वॉक। यहां पे जो 2+v1 लिखा है ये एक्टिव है, ये क्या है? एक्टिव है। जब ही पे काम होगा तो यहां एक्टिव का पैसिव चाहिए होगा। मैं समझाता हूं इस चीज को, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने के लिए, सुनिएगा ध्यान से। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। तो ही कैन नॉट वॉक, वॉक करने का काम कौन कर रहा है? ही, तो ये एक्टिव है। इसको ट्रांसफॉर्म करोगे, जब इसको नॉन फाइनाइट बनाओगे तो 2+v1 होगा। लेकिन जब यहां पे हमें पैसिव मीनिंग चाहिए होगा तो नॉन फाइनाइट 2+v1 का जो पैसिव होता है, 2+v1 का पैसिव जो होता है वो होता है 2b+v3। क्या होता है? 2b+v3। 2+v1 का पैसिव होता है 2b+v3। ये भी क्यों होता है ये भी सुन लो। जो बी फॉर्म होती है प्योर फॉर्म होती है, बी फॉर्म जो होती है यही हमारी क्या होती है? प्योर फॉर्म होती है। और बी का फॉर्म क्या होता है? इज एम आर, वॉज वर, बीन और बीन। तो 2 के साथ हमेशा प्योर फॉर्म चाहिए तो बी लगाएंगे, तो इसीलिए 2+v1 का पैसिव बनेगा 2b+v3। अब आ जाओ वापस से उसी सेंटेंस पे, देखो लिखा हुआ है शी इज वेरी क्लेवर नोबडी कैन बी फूल हर। तो शी इज टू क्लेवर टू फूल, टू बी फूल करोगे, बी फूल मतलब बेवकूफ बनाना, टू बी फूल, तो इसका मतलब वो इतनी चालाक है कि वो किसी को बेवकूफ नहीं बना सकती। ये नहीं कहा जा रहा है, वो इतनी चालाक है कि उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। तो जब उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता तो यहां हमको पैसिव मीनिंग देनी है। बात समझिएगा, जब ऐसे जोड़िएगा सेंटेंसेस तो देखिएगा कि हमको ऐसा तो नहीं, ये जो सी है इसके ऊपर काम हो रहा है, अगर इसके ऊपर काम हो रहा है तो यहाँ 2b+v3, अगर यही काम कर रही है तो 2+v1। फिर समझ लीजिए, एक बार और उस सेंटेंस को दिखाता हूं। अगर आपने लिखा हुआ है ही इज टू वीक टू वॉक, तो इसका मतलब ही चलने का काम कर रहा है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। देखिए ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। लेकिन अगर आप वहां पे पैसिव पाओगे तो आप उसको 2b+v3 में करिएगा। सी इज वेरी क्लेवर, लेकिन वो देखो बिफुल करने का काम कोई और कर रहा है। किसको? सी को। कोई उसको बिफुल नहीं कर सकता। तो सी इज टू क्लेवर टू बी बिफुल्ड, टू बी बिफुल्ड बाय एनीबडी। अब नोबडी के लिए लिखोगे एनीबडी, ठीक, क्योंकि निगेटिव सेंस में एनी का यूज होता है, पॉजिटिव सेंस में नोबडी का। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आई वॉज हंग्री आई टुक माई फूड, मैं भूखा था इसलिए मैंने अपना खाना खा लिया। तो कैसे बनाओगे? वॉज अभी बताया, बी की फॉर्म प्योर फॉर्म होती है बी, फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, इसको भी समझते रहिएगा। सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वॉज वर। थर्ड फॉर्म होती है बीन, और आईएनजी फॉर्म होती है बीन। तो बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड, मैंने अपना खाना खा लिया। बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड, भूखा होने के कारण मैंने अपना खाना खा लिया। बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड। आई गेव हिम अ कैंडल एंड इट वाज बर्न्ड। अगर ये वाला नहीं समझ में आया तो सुनिए, ये जो वाज है ना, इसको पार्टिसिपल फ्रेज नॉन फाइनाइट वर्ब में बदल दिया। भूखा होने के कारण, हियरिंग द न्यूज जैसे था तो वहां हियर वर्ब होता था हियर, यहाँ पे तो मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब वाज है। जब इसको पार्टिसिपल फ्रेज में करोगे तो वाज का आईएनजी फॉर्म क्या होता है? बीइंग होता है, तो इसीलिए बनेगा बीइंग हंग्री, भूखा होने के कारण। आई टुक माई फूड, एक ही फाइनाइट वर्ब है टुक। आई गेव हिम अ कैंडल इट वाज बर्न्ड, तो बर्न्ड क्या था? इट क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन किसके लिए लगता है? नाउन के लिए। नाउन क्या है? कैंडल। आई गेव हिम अ बर्न्ड कैंडल। 15-16 हो गए, 4-5 और बचे हुए हैं। ठीक, एक बात बीच में कह दूं, कहीं ऐसा ना हो बच्चे परेशान हो जाओ। जो टोटल ये 24-25 सेंटेंसेस हैं, इसमें से 15 से 18 सेंटेंसेस आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी। जो 2-4 दिक्कत कर रहे होंगे उनको दूसरी बार तीसरी बार और देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। मुझसे पूछ लीजिएगा, और या फिर आपको 2-3 बार में समझ में आ जाएगा।
एक होता है ट्रिक के थ्रू आप किसी तरह से आंसर लगा दो, नंबर आपके आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक होता है सेटिस्फेक्शन किसी काम को करने के बाद, कि क्या वाकई में जब मैंने क्लास 12 में पढ़ाई की तो मैंने ये टॉपिक सीखा या नहीं सीखा, मैंने ये कॉन्सेप्ट सीखा या नहीं सीखा, नंबर आया या नहीं आया वो एक अलग बात है, क्या मुझे ये सिंथेसिस समझ में आया या नहीं आया, ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। क्योंकि नंबर तो कोई भी पा सकता है, आप नहीं भी पढ़ के जाओ तब भी नंबर आने के पूरे चांस है, हो सकता है वो क्वेश्चन ही ना आए तो भी नंबर आ सकता है, हो सकता है आप किसी बगल वाले से पूछ लो तब भी नंबर आ सकता है, या हो सकता है कि आपने तुक्का लगा दिया, केवल किसी तरह से लास्ट टाइम में 10 क्वेश्चन पढ़ के गए थे वही आ गया, उसमें से भी कर दिया तो भी नंबर आ गए। तो नंबर तो कई तरीके से आ सकते हैं, लेकिन आना और नहीं आना ये सिर्फ एक ही तरीका है कि आपने उसको ईमानदारी से पढ़ाई की या नहीं की। ही पिक्ड माई पॉकेट ही फ्लेड, अब देखो मेरा पॉकेट उड़ाने के बाद वो भाग गया, फ्ली की सेकेंड फॉर्म है फ्लेड, फ्ली फ्ली फ्लेड फ्लेड, फ्ली मतलब भाग जाना। तो मेरा पॉकेट उड़ाने के बाद, अपना काम करने के बाद मैं मार्केट गया, हैविंग कंप्लीटेड माय वर्क आई वेंट टू मार्केट। तो हैविंग पिक्ड माय पॉकेट, मेरा पॉकेट मारने के बाद, मेरा पॉकेट उड़ाने के बाद ही फ्लेड, वो भाग गया। अब समझ में आ रहा होगा, जरूर आ रहा होगा। द पिक्चर एंडेड, पिक्चर खत्म होने के बाद द ऑडियंस लेफ्ट, यही वाला कॉन्सेप्ट देना है, ठीक है। अगेन अब इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बोलेंगे, अगर हैविंग से स्टार्ट कर दोगे तब तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल डायरेक्ट हो गया, लेकिन इसी परफेक्ट पार्टिसिपल को किसी नाउन या नाउन फ्रेज के बाद लिखोगे तो उसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बोलोगे। द पिक्चर हैविंग एंडेड, हैविंग एंडेड, इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं रहेगी, द पिक्चर हैविंग एंडेड द ऑडियंस लेफ्ट, द ऑडियंस लेफ्ट। द सोल्जर्स अराइव्ड द मॉब डिस्पर्स्ड, सोल्जर्स के आने के बाद भीड़ जो है डिस्पर्स हो गई, फैल गई, छितर गई, इधर उधर हो गई। तो सोल्जर्स के आने के बाद ही ऐसा होगा, द सोल्जर्स हैविंग अराइव्ड, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बोला जाएगा, हैविंग अराइव्ड द मॉब डिस्पर्स्ड। मुझे लगता है कि अगर आप पूरी क्लास करोगे तो 100% आपको बात समझ में आएगी, ठीक है। जब पूरी क्लास कर ले जाओगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा शायद अरे यार ये तो परेशान कर रहा है, लेकिन जब पूरी क्लास खत्म हुई तो जरूर समझ, जैसे अभी ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ही पिक्ड माय पॉकेट ही फ्लेड, मेरा पॉकेट उड़ाने के बाद वो भागा, तो नॉन फाइनाइट वर्ब से जोड़ो, हैविंग पिक्ड माय पॉकेट परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर आपको लिखना है कि वो नाउन फ्रेज है उसके पहले द पिक्चर एंडेड द ऑडियंस लेफ्ट, और ऐसा कब करते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ये भी थोड़ा सा समझा दूं। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द सोल्जर्स, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द मॉब, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द पिक्चर, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द ऑडियंस, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही। जब दोनों सब्जेक्ट एक ही हैं तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल लगा दो, जब दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगा दो। बात समझ आ गई? आगे देखो, जब दोनों सब्जेक्ट एक ही हैं तो परफेक्ट पार्टिसिपल, और नहीं है तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहाँ गया, हाँ 2-3 क्वेश्चन और गए। द एग्रीमेंट वॉज साइंड ऑल वर सेटिस्फाइड, तो एग्रीमेंट एक अलग सब्जेक्ट है, ऑल अलग सब्जेक्ट है, तो लिखो द एग्रीमेंट। अच्छा एक और चीज ध्यान देना, वॉज साइंड क्या है, पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में भी पैसिव बनेगा। द एग्रीमेंट हैविंग बीन साइंड, हैविंग बीन साइंड ऑल वर सेटिस्फाइड, द एग्रीमेंट हैविंग बीन साइंड। हालांकि आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, हैविंग साइन द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट साइन करने के बाद सब लोग सेटिस्फाइड थे, लेकिन क्योंकि आपको मीनिंग यही वाला कन्वे करना है, द एग्रीमेंट वाज साइन, एग्रीमेंट को साइन किया गया और सब लोग सेटिस्फाइड थे, तो द एग्रीमेंट हैविंग बीन साइन, क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो इसीलिए हमने क्या यूज कर दिया, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। मिल्टन डाइड इन 1664, ही वाज द ऑथर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो देखिए मिल्टन कौन थे, ऑथर थे पैराडाइज लॉस्ट के, तो ये मिल्टन के बारे में ही तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उस नाउन के बारे में, तो लिखिए मिल्टन, कौन मिल्टन, द ऑथर ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट, ये जो मिल्टन थे, ही डाइड इन 1664, ही नहीं लिखेंगे, मिल्टन डाइड इन 1664, कॉमा लगा के केसी ने पोजीशन लिख दिया, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, केसी ने पोजीशन लगा दिया। महाराणा प्रताप was the king of मेवाड़, he was a brave king, मान लीजिए तो महाराणा प्रताप कॉमा द किंग ऑफ मेवाड़ was a brave king। और ये आखिरी के 3 सेंटेंसेस और यहां से हमारे ये खत्म हो जाएगा आज की क्लास, देखिएगा, और फिर आपको होमवर्क भी मिलेगा कुछ,
हर हस्बैंड डाइड, सी हर्ड द न्यूज, सी फेंटेड। अब ये थोड़ा सा अलग सेंटेंसेस है, ये जो तीनों हैं ये थोड़े से अलग है। सबसे पहले 24 बताता हूँ, आसान है, इसको समझ लो फिर ये समझोगे तो जल्दी आएगा। अ टाइगर वॉज हंग्री, ही किल्ड अ बुलॉक। तो बुलॉक को किसने मारा? टाइगर ने। तो आप चाहते तो लिख सकते थे, और हंग्री कौन है? टाइगर। अ हंग्री टाइगर, अ हंग्री टाइगर किल्ड अ बुलॉक। और बुलॉक कैसा था? तगड़ा था, हेफ्टी बुलॉक। तो ये जो हेफ्टी लगा है किसके लगा है? बुलॉक के लिए। तो अ हंग्री टाइगर किल्ड अ हेफ्टी बुलॉक। देखो एडजेक्टिव लगा दिया, जितने ये थे हेफ्टी एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव नाउन के पहले यूज कर दिया आपने, हंग्री एडजेक्टिव था, टाइगर के पहले यूज कर दिया। सो हंग्री टाइगर किल्ड अ हेफ्टी बुलॉक, सिंपल सेंटेंस बन गया। एक और देखो, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्किंग, दोनों वही है। सो ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। अब दिमाग में एक बात आई होगी यहाँ पे, और बहुत जरूरी है इस बात को क्लियर कर लेना कि सर एंड तो कंजंक्शन है। एंड क्या है? कंजंक्शन है। तो ये तो फिर सर कंजंक्शन लगते ही ये कंपाउंड बन सकता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। बोथ एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन आपने बताया था बोथ और एंड के साथ, लेकिन है एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। तो मैं कहूंगा कि कंजंक्शन खाली क्लॉज थोड़ी नहीं जोड़ता है, कंजंक्शन नाउन, एडजेक्टिव और भी चीजों को जोड़ता है। तो यहाँ पे जो बोथ और एंड जोड़ रहा है वो किसको जोड़ रहा है? एडजेक्टिव को। आप देखो कि क्या एक फाइनाइट वर्ब है कि नहीं सेंटेंस में। सर एक ही फाइनाइट वर्ब तो मुझे दिख रही है, तो ये सिंपल सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा, राम वेंट टू मार्केट, फुल स्टॉप, श्याम वेंट टू मार्केट, और कहा जाएगा इसको सिंपल में बदलिए, तो आप लिखिए राम एंड श्याम वेंट टू मार्केट। अगर आपसे लिखा जाता है राम वेंट टू मार्केट, श्याम वेंट टू मार्केट, कंपाउंड बदल दिए, तो राम वेंट टू मार्केट एंड श्याम ऑल्सो वेंट टू मार्केट, तो दो फाइनल वर्ब, दो क्लॉजेस, सेंटेंस बन जाएगा। हर हस्बैंड डाइड, सी हर्ड द न्यूज, सी फेंटेड। अब इसको कैसे करोगे? हर हस्बैंड डाइड, सी हर्ड द न्यूज, सी फेंटेड। तो वो बेहोश हुई, कब बेहोश हुई? हियरिंग द न्यूज। देखो पहला वाला जो भी किया था सबसे पहले, हियरिंग द न्यूज, सी फेंटेड। भाई न्यूज सुनी होगी तुरंत बेहोश हो गई, तो न्यूज सुनते ही बेहोश हो गई। पार्टिसिपल फ्रेज यूज करो, हियरिंग द न्यूज, सी फेंटेड। और वो न्यूज किस चीज की थी? उसके हस्बैंड की डेथ की। तो ये डाइड को नाउन बना दो, ये जो वर्ब है उसको नाउन बना दो, लिखो on hearing the news of her husband's death, she fainted, वो बेहोश हो गई। अब देखो मैंने क्या किया, फाइनाइट वर्ब एक ही है, वो जो मेन वर्ब फेंटेड लिखा हुआ है, और बाकी नॉन फाइनाइट बना दिया। ऑन हियरिंग द न्यूज, किस चीज की न्यूज? ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ। तो जो हर हस्बैंड डाइड था, ये यहाँ पे डाइड वर्ब था, अभी तक ये फाइनाइट वर्ब था, मेन वर्ब था, हमने उसको नाउन बना दिया। डाइड का नाउन फॉर्म होता है डेथ, इसीलिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी काम यहाँ पड़ जाएगा। सो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, सी फेंटेड, वो बेहोश हो गई। मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, और होमवर्क के लिए आपके पास कुछ सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस को आप कमेंट बॉक्स में ही दोगे, कमेंट बॉक्स में ही इन सेंटेंसेस के आप आंसर दे दीजिएगा। 10 क्वेश्चंस हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इन 10 क्वेश्चंस का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और बाकी आपको PDF टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा। अब मुझे ये नहीं पता है कि आपको एक क्लास कितनी समझ में आई, मैं बिल्कुल नहीं जानता। मैंने अपने तरीके से पूरा बेस्ट किया कि ये क्लास आपको पूरे तरीके से समझ में आए, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्लास पूरी तरीके से समझोगे। अगर नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा से इस क्लास को देखो, लेकिन अगर आपने वो सारे होमवर्क किए होंगे तो हो सकता है थोड़ा परेशान हुए होंगे, दोबारा जब इस क्लास को देखोगे तो वो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी और ये क्लास आपको समझ आ जाएगा। फिर बहुत ही जल्दी हम कंपाउंड और जो कॉम्प्लेक्स वाला है उसको भी करेंगे, उसके भी कुछ 15-20 एग्जाम्पल्स कर लेंगे। आज जाइए पूरे मन भर से जितने सिंपल सेंटेंसेस है वो बना डालिए, जितने आपको मिलते हैं सब बनाइए, और आपका कॉन्फिडेंस खुद ही बढ़ जाएगा। इवन आप सिंपल के अलावा आप कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में भी बना लोगे, आप कहोगे सर अब मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को बनाने में। अगर ये वीडियो हेल्पफुल हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो जितना हो सके आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जो खास तौर पे क्लास 12th की पढ़ाई कर रहे हैं यूपी बोर्ड के एग्जाम की इस समय। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें बहुत ही गजब तरीके से आपको मिलेगी, आप ये समझ ही रहोगे। इसके अलावा जो आपके जूनियर्स हो, मैं इस चीज़ को लेकर भी बहुत इस समय परेशान हूँ
आप कह सकते हो कि थोड़ा परेशान हो कि जो बच्चे होते हैं उनको भी सही तरीके से वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, कि वो बहुत लेट में आके समझ रहे हैं कि ये चीज़ मुझे पढ़नी चाहिए थी या मुझे क्यों नहीं मिली। नॉन फाइनाइट वर्ब मुझे क्लास 8th में किसी ने क्यों नहीं पढ़ाया। जो मैंने आपको नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाया है एक्चुअल में वो 6, 7, 8th का टॉपिक है। पढ़ाया कब आपको? 12th में। अगर आप यही टॉपिक 6, 7, 8 में पढ़ लेते तो आज आपके इंग्लिश का लेवल कुछ और होता। तो इसीलिए जो भी आपके छोटे हों उन तक भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल जाती है, जैसे बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, और आपकी कंजंक्शन है, आपके प्रीपोजिशन है, आपके नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, टाइम टेंस है, और जो भी वॉइस एंड नरेशन है, जो भी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।